हेलो दोस्तों, चलिए तो अब सप्लाई अंडर जीएसटी को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा और सिंपल चैप्टर, जी हाँ सिंपल चैप्टर है, पढ़ ले तो अच्छा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सप्लाई अंडर जीएसटी में सबसे पहले तो पढ़ेंगे हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि हमारा जो ये चैप्टर शुरू होता है वो अब से शुरू होता है। देखिए आपके सामने सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई की डेफिनेशन दे रखी है। यहाँ से आपका बेसिकली ये सप्लाई अंडर जीएसटी शुरू होता है। अभी तक तो जो आप पढ़ चुके हैं उतना ही रिफ़र हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने उस पर बहुत ज़ोर नहीं लगाया है। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू होता है सप्लाई इंक्लूड। सप्लाई इंक्लूड करता है कौन कौन से फॉर्म, तो यहाँ पे ऑल फॉर्म आएंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, मतलब कि चाहे वो सप्लाई गुड्स की ही हो, सर्विस की हो या फिर दोनों की हो, वो सारी सप्लाई है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, सच एज सेल, ट्रांसफ़र, बाटर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और एग्री टू बी मेड। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, लिखना किस तरीके से, हाँ ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ याद पढ़ लिया मतलब कि याद भी रखना है। एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछा जाता है इसलिए। ठीक है, तो देखिए लिखना कैसे है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ठीक है, इतना आ गया। सच एज, यहाँ पे जितने भी नाम याद रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे नाम आपको याद ही होने चाहिए, जितना भी सेल, ट्रांसफ़र, बाटर, एक्सचेंज, लाइसेंस, कुछ भी याद रहता है, 4-5 नाम याद रख लीजिए, बहुत है। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट लिखिए मेड और एग्री टू बी मेड। ठीक है, एक मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ द बिजनेस। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अब ये समझिए। देखिए जितनी भी आप सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स के लिए, सर्विस के लिए या फिर दोनों के लिए, कंसिडरेशन के लिए आपने ये सप्लाई करी है, और आप किसी पर्सन ने करी है, प्लस बिजनेस के लिए करी है। क्या क्या बोला मैंने, चाहे आपने गुड्स की सप्लाई करी है या सर्विस की, या चाहे दोनों की, कंसिडरेशन करी है, कंसिडरेशन के लिए करी है, और बाय ए पर्सन, और किसके लिए, बिजनेस के लिए करी है, तो फिर उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक कंसिडरेशन पर्सन से होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ जो है वो बिजनेस के लिए होनी चाहिए, चाहे वो गुड्स हो, सप्लाई हो, गुड्स की सप्लाई हो या सर्विस की, या फिर बोथ हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पर जो कंसिडरेशन है वो मिलना चाहिए और बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो सप्लाई में इंक्लूडेड है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। अगर आपने सर्विस इंपोर्टेड करी है, मतलब कि गुड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सर्विस की बात कर रहा हूँ जो इंपोर्ट आपने करी है, तो क्या होगा। तो अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी है तो सबसे पहले देखना है कंसिडरेशन के लिए है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट बिजनेस। देखिए सर्विस आपने इंपोर्ट करी है, चलिए तो फिर कंसिडरेशन के लिए करिए, ये देखना है आपको, चाहे वो बिजनेस के लिए है या नहीं है। देख लीजिए, बेसिकली एग्जांपल देखता हूँ, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है। देखिए किसी भी तरीके से आपने सर्विस ले ली। ठीक है, किसी भी तरीके से आपने कोई भी सर्विस ली, मान लीजिए कोई भी आपने, मान लीजिए आपने फ्रेंड को कुछ काम दिया कि भैया ये काम कर दे, उसके बदले ये पैसे दे ले लेना, और काम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो उसने क्या किया, आपके पास से पैसे ले लिए, वो काम ख़त्म कर दिया, लेकिन वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए था नहीं। मैंने तो सिंपल उसे कुछ काम दिया और उसके बदले जो भी वो खर्चा होता है मैंने उसे कंसिडरेशन दे दिया। तो सर्विस मैंने इंपोर्ट की, कंसिडरेशन दिया, लेकिन वो बिज़नेस के लिए नहीं था। ठीक है, तो बिज़नेस के लिए नहीं था फिर भी वो सप्लाई है। बात समझ रहे, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, वो बिज़नेस के लिए है या नहीं है, उससे रिलेटेड कोई भी देखिए बिजनेस के लिए है तब तो वो सप्लाई है ही है। ठीक है, ये तो समझ लीजिए कि आपने कोई भी सर्विस इंपोर्ट करी और कंसिडरेशन दिया और वो आपके बिजनेस के लिए ही था, तब तो वो सप्लाई है ही। लेकिन अगर बिजनेस के लिए नहीं भी था तो भी वो सप्लाई है। मेन चीज़ यहाँ पे आपको मेन पॉइंट क्या देखना है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन अगर आपने सप्लाई इंपोर्ट करी है तो याद रखिए वो सप्लाई नहीं है। कंसिडरेशन मेन है, कंसिडरेशन होना ही चाहिए, चाहे वो बिजनेस के लिए है या नहीं है। ठीक है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस
फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, सी पॉइंट यहाँ पे आता है कि शेड्यूल 1 में जितनी भी एक्टिविटी है, चाहे वहाँ पे कंसिडरेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो सप्लाई है। अब तक हम पढ़ रहे थे कि देखिए ए पॉइंट में हमने क्या देखा कि सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर कुछ भी है कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में क्या देखा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, कंसिडरेशन नहीं है तो वो सप्लाई नहीं है। लेकिन सी पॉइंट में क्या है कि शेड्यूल 1 में जितनी भी एक्टिविटी है, चाहे वहाँ पे आपको कंसिडरेशन मिल भी रहा है नहीं मिल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सप्लाई है। ठीक है, उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। शेड्यूल 1 में ऐसी कौन सी बात कही गई है जिसे हम सप्लाई मानेंगे? तो आइए शेड्यूल 1 को डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी है जिसे हम सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए आपके सामने 3 एक्टिविटी ऐसी है जिसे विदाउट कंसिडरेशन भी हुआ है फिर भी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। तो कौन सी है? देखिए फर्स्ट आपकी एक्टिविटी है परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ डिस्पोजल ऑफ असेट। देखिए परमानेंट ट्रांसफ़र करा है कोई असेट का, बिजनेस असेट का, या फिर उसे डिस्पोज कर दिया। ठीक है, चाहे उसने आपको, देखिए मान लीजिए आपकी कोई बिजनेस असेट है, उसको आपने बेच दिया परमानेंटली, ठीक है, सेल कर दिया, तो उसे आपको जो है उसे आपको सप्लाई मानना है। चाहे आपको उसके बदले पैसे मिले, चाहे मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को जो है वो असेट दे दिया एकदम मुफ्त फ्री, फिर भी उसे जो है सप्लाई मान लिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? फ्री आपको तो कुछ नहीं मिला उसके बदले, लेकिन वो सप्लाई है। कंसिडरेशन तो मिला ही नहीं, विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। ये ऐसी एक्टिविटी है। ठीक है, परमानेंट ट्रांसफ़र किया है या फिर डिस्पोज ऑफ बिजनेस असेट, मतलब कि आपकी जो बिजनेस है वो बंद हो चुका है, मतलब कि जो लास्ट में आपके पास जो भी बिजनेस असेट है उसे डिस्पोज कर रहे हैं, तो उसे भी सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कब सप्लाई माना जाएगा? तब जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके हैं इस पर। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है और आपने विदाउट कंसिडरेशन इसे दे दिया है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। मतलब कि आपने अपने फ्रेंड को कोई बिजनेस असेट दे दिया फ्री में और इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, इस पे फ्री में दिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने पहले ले लिया था तो उसे सप्लाई मानेंगे। लेकिन आपने अपने फ्रेंड को मुफ्त में बिजनेस असेट दे दिया और पहले आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी इसमें नहीं लिया था, तो फिर उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। बिजनेस असेट पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है तो फिर उसे सप्लाई मानना है। और सप्लाई भी कब मानेंगे? जब आपने परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया या फिर डिस्पोज कर दिया। ठीक है, बात समझ रहे? इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका अलग से आपको चैप्टर है, तो वहाँ पे आप डीप में पढ़ते हैं। ठीक है, उसका भी वीडियो मैं शायद अपलोड कर दूंगा। अगर आपकी कमेंट मतलब कि आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर कर देना इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या वीडियो चाहिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट तो आपने देख लिया, परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल, मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने ले लिया था और विदाउट कंसिडरेशन किसी को दे दिया तो भी वो सप्लाई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर ये गुड्स, ये सप्लाई जो है, चाहे वो गुड्स की है या सर्विस की है, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, इन दोनों के बीच में हुई है, चाहे वो रिलेटेड पर्सन के बीच में है या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में है, ये अगर सप्लाई हुई है, चाहे वो गुड्स की है सर्विस की है, ये मैटर नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों पर्सन के बीच में कुछ भी सप्लाई हुई है तो विदाउट कंसिडरेशन है फिर भी उसे सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, हमारा हेडिंग ही क्या है कि अगर एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, मतलब कि कंसिडरेशन नहीं भी मिला है फिर भी उसे सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, तो 2 पर्सन है, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, इन लोगों के बीच में अगर कोई भी सप्लाई हुई है, चाहे वो गुड्स की है, सर्विस की है या फिर बोथ है, उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, अब समझिए रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या हुआ, डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या हुआ। तो देखिए रिलेटेड पर्सन तो आपको पता है, फैमिली मेम्बर है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है, इनके बीच का जो रिलेशन है वो रिलेटेड पर्सन है, मतलब कि ऑफिसर है, डायरेक्टर है कंपनी। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारे एग्जांपल है, आप सामने देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है वो रिलेटेड पर्सन है। रिलेटेड पर्सन में आपको बहुत दिक्कत नहीं आती है, लेकिन मेन जो है वो है डिस्टिंक्ट पर्सन। जी हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा।
क्योंकि ये जीएसटी से रिलेटेड है। ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब समझिए। देखिए, अब मान लीजिए एक स्टेट है दिल्ली, और दिल्ली में आप अपना ऑफिस चलाते हैं और वेस्ट बंगाल में भी आपका कोई बिजनेस है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट में है ना, तो आपने जीएसटी जो है दिल्ली के लिए भी ले रखा होगा, जीएसटी नंबर। ठीक है, आपको पता है ना जीएसटी आई है। चलिए वो छोड़िए, आपको इतना समझना है कि अलग अलग स्टेट में जो है आपको अगर बिजनेस करना है तो अलग अलग जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आप अपना बिजनेस कर रहे हो और दिल्ली में कर रहे हैं, तो दोनों के लिए आपको जो है अलग अलग नंबर लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, इसलिए इन दोनों को जो है डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। ठीक है, जिसका रजिस्ट्रेशन अलग अलग हुआ है, मतलब कि दिल्ली का अलग रजिस्ट्रेशन है, वेस्ट बंगाल का अलग रजिस्ट्रेशन है। आप बिजनेस तो एक ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाया है आपने, तो रजिस्ट्रेशन अलग अलग करवाया, इसलिए ये दोनों पर्सन जो है डिस्टिंक्ट पर्सन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है, एस्टैब्लिश ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। देखिए डिस्टिंक्ट पर्सन भी अलग है और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन भी अलग है। अब देखिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन किसे कहेंगे, तो मान लीजिए अलग अलग स्टेट है, मान लीजिए महाराष्ट्र और उत्तराखंड है। ठीक है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र और उत्तराखंड, आपने दोनों, आप बिजनेस कर रहे हैं दोनों में, तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया होगा आपने। ठीक है, तो मान लीजिए महाराष्ट्र में आप कुछ ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। ठीक है, और उत्तराखंड में जो है आप ऐसा कोई मतलब कि बिजनेस कर रहे हैं जिसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, जैसे कि लिकर शॉप आपने खोली है, तो जिसके लिए तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी ही नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाने की ही ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिज़नेस तो आप दूसरे स्टेट में कर रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में तो आप ऐसा कोई बिज़नेस कर रहे हैं जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन उत्तराखंड में तो लिकर शॉप है आपका, तो उस पे तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, फिर भी आपका दोनों स्टेट में बिजनेस तो चल रहा है, तो इन दोनों को क्या कहा जाएगा, इन दोनों को जो है कहा जाएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। बात समझ रहे हैं, दोनों पर्सन को जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहा जाएगा। अगर दोनों ने रजिस्ट्रेशन करवाया तो उसे कहा जाएगा डिस्टिंक्ट पर्सन, लेकिन दोनों में से एक ने रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई है बिजनेस, तो फिर उन दोनों को क्या कहा जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। बात समझ रहे हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का ही यहाँ पे कमाल है, मतलब कि दोनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, दोनों अलग अलग स्टेट है, डिस्टिंक्ट पर्सन, दोनों में से किसी एक का रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। लिकर शॉप है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। रिलेटेड पर्सन तो आपको पता है, ये आप जो है मैंने आपको जो बताया यहाँ पे चार्ट, वो नाम आप याद रख लेंगे तो वो तो आ जाएगा, लेकिन डिस्टिंक्ट पर्सन थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको समझा दिया। बेसिकली डिस्टिंक्ट पर्सन में आपको समझना भी क्या है, रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है यही देखना है, और रजिस्ट्रेशन जिसका हुआ है उन दोनों पर्सन के बीच में कोई बिजनेस है तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, और ऐसा कोई आपका बिजनेस है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है और उन दोनों के बीच में है, तो ये का उसे क्या कहा जाएगा, हाँ जी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। देखिए कितना डीप में चला गया मैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि अगर आपने सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, सर्विस है बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, तो उसे आपको जो है विदाउट कंसिडरेशन है फिर भी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है, अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर आपने कुछ भी ट्रांजैक्शन किया है तो वो भी विदाउट कंसिडरेशन है फिर भी सप्लाई मान लिया जाएगा। देखिए अगर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू एजेंट, मतलब कि प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को सप्लाई करता है गुड्स। ठीक है, जहाँ पे वेयर द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, मतलब कि एजेंट भी ये कबूल करता है, कबूल करता है कि हाँ भाई प्रिंसिपल की ओर से मैंने ये सप्लाई जो है एक्सेप्ट करी है, तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा, चाहे वो प्रिंसिपल एजेंट को कुछ कंसिडरेशन दे रहा है नहीं दे रहा है, हमसे कोई लेना देना नहीं।
उसने कहा कि हाँ भाई एजेंट हूँ और प्रिंसिपल की ओर से मैंने गुड्स जो है अंडरटेक किए हैं, तो उसे हम जो है सप्लाई मान लेंगे। उसी तरीके से अगर आपने कोई एजेंट है और प्रिंसिपल के लिए जो गुड्स है रिसीव किए, तो भी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल की ओर से तो भी सप्लाई मान लिया जाएगा, और रिसीव कर रहा है तो भी सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, एजेंट है, सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी पॉइंट वही है, बाई सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई जो है रिसीव कर रहा है, मतलब कि गुड्स रिसीव कर रहा है और ए पॉइंट में जो है सप्लाई कर रहा है, चाहे जो भी हो। एजेंट ने कहा हाँ भाई मैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो है गुड्स रिसीव कर रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, कंसिडरेशन देखना ही नहीं है। कंसिडरेशन मिला है नहीं मिला है, उसे सप्लाई ही मान लेना है। तो ये शेड्यूल 1 की बातें थी जो हमने डिस्कस करी, जिसे हमें विदाउट कंसिडरेशन भी क्यों ना हो उसे सप्लाई मानना है। ठीक है, तो आइए वापस वहाँ पे चले जाते हैं। तो ए पॉइंट हमने देख लिया, सप्लाई इंक्लूड्स ये 3 ए बी सी, ये 3 पॉइंटों को जो है सप्लाई इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, ए पॉइंट में हमने देखा कि सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर जो भी है, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होना चाहिए, यहाँ पे क्या था, कंसिडरेशन होना चाहिए और प्लस बिजनेस के लिए होना चाहिए, दोनों के लिए है तो ही इसे सप्लाई मानेंगे। दूसरे पॉइंट में हमने क्या देखा, सर्विस, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, वहाँ पे भी कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन बिजनेस के लिए हो या ना हो हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और तीसरे में तो एकदम से हम मतलब कि मज़ा आ गया, कंसिडरेशन भी नहीं चाहिए। हाँ, विदाउट कंसिडरेशन ही भी क्यों ना है उसे इंक्लूड कर लेंगे सप्लाई में। तो बहुत ही ज़बरदस्त, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 1A, यहाँ पे पॉइंट का नाम है 1A। पॉइंट नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। अब 1A में देखिए, 1A में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, एक्टिविटीज़ है शेड्यूल 1 की, शेड्यूल 2 की। शेड्यूल 1 तो हमने देख लिया, विदाउट कंसिडरेशन ट्रीटेड एज सप्लाई। शेड्यूल 2 की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दी गई है जिसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस माने या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स माने, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ दी गई है। ठीक है, आइए इसे देखते हैं, बाद में ही आपको समझ में आएगा। चलिए इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना, ध्यान से इसलिए देखना क्योंकि इस पे से जो है केस फ्लो टाइप छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र दिया गया है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, अगर आपने गुड्स का जो है टाइटल ट्रांसफ़र कर दिया है, टाइटल ही, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। लेकिन आपने टाइटल अपने पास रखा है सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने के लिए, दूसरे को कुछ दिया है, तो फिर उसे क्या मानेंगे, सर्विस दे रहे हैं, जबकि वो गुड्स तो आपके हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने के लिए दिए हैं, तो सप्लाई ऑफ सर्विस। उसी तरीके से लैंड एंड बिल्डिंग, अगर उसने आप लैंड एंड बिल्डिंग को आपने लीज पे डाला है, टेनेंसी है, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, क्योंकि आपकी जो ओनरशिप है वो तो आपके पास ही है। ट्रांसफ़र में भी ऐसा ही था, ओनरशिप आपकी आपके पास है तो उसे सर्विस कहेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने के लिए कहा है। लेकिन अगर टाइटल ही चेंज कर दिया, टाइटल ही सोल्ड कर दिया गुड्स, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट, ट्रीटमेंट और प्रोसेस। किसी भी गुड्स पे आपने कोई प्रोसेस करी है तो बेसिकली सिंपल सी बात है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, उसी तरीके से 4 पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस असेट। अगर बिजनेस असेट, यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र जैसा ही है, अगर बिजनेस असेट को जो है डिस्पोज कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है परमानेंट, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने के लिए कहा है या फिर प्राइवेट यूज़ किया है, ठीक है, ओनरशिप तो आपके पास ही रही है, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, बिल्कुल ट्रांसफ़र की जैसा ही है। ठीक है, फिर उसके बाद रेंटिंग और इमूवेबल प्रॉपर्टी। सीधी सी बात है भैया, रेंटिंग है, रेंट है, आप सर्विस दे रहे हैं तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया, बी पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखिए कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे, बिल्डिंग बना रहे, सिविल स्ट्रक्चर है, उसका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ है, तो वहाँ पे किस तरीके से होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे से क्वेश्चन आता रहता है। देखिए एकदम सिंपल, मैं एकदम सिंपल कहता हूँ। देखिए सिंपल से समझिए कि अगर कुछ आपने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, तो उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है आपको कंप्लीशन, जो आपका जो ये कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ उसका कुछ
पता हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ भाई आपका जो है कंस्ट्रक्शन मान लिया जाएगा कंप्लीट हो चुका है। तो वो सर्टिफिकेट मिलने से पहले आपको जो है कुछ अमाउंट कंसिडरेशन मिला है तो उसे आपको सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है। क्या मानना है? सप्लाई ऑफ सर्विस। कब? हाँ जी, सर्टिफिकेट मिलने से पहले अगर कोई कंसिडरेशन मिला है तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। और अगर कंसिडरेशन जो है बाद में मिला है, मतलब कि सर्टिफिकेट आपको कंप्लीशन का जो है मिल चुका, उसके बाद आपको कंसिडरेशन मिला है, तो उसे जो है कुछ भी नहीं मानना है, वो सप्लाई ही नहीं है। याद रखिए आप। या देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि हाँ कंसिडरेशन पहले मिला है सर्टिफिकेट से तो उसे तो सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा, और बाद में तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स लिख के आ जाते हैं। लेकिन वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, वो कुछ भी सप्लाई ही नहीं मानी जाएगी। अगर कंसिडरेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद मिल रहा है तो उसे सप्लाई ही नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दे रखा है, बेसिकली वो एग्जांपल नहीं है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, फिर भी ये पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है उसने कि कोई बिल्डर है जिसने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है, कंसिडरेशन है 1.2 करोड़ पर यूनिट, और जो 90 लाख रुपीज़ है वो आपको जो है बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, देखिए सर्टिफिकेट से पहले आपको 90 लाख रुपीज़ मिल गए तो उसे क्या कहा जाएगा? हाँ जी, सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन रिमेनिंग जो बैलेंस अमाउंट है वो बाद में मिले कंप्लीशन के बाद, तो बाद में जो अमाउंट मिला उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा इसका मतलब उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। हाँ, दूसरे टैक्स जो है वो तो बाद में पड़ेंगे, लेकिन उस पर जीएसटी नहीं होगा क्योंकि वो सप्लाई नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बोला है कि किसी भी तरीके के आपने टेम्पररी ट्रांसफ़र किया है या फिर किसी को यूज़ करने के लिए परमिशन दी है तो सीधी सी बात है वो सर्विस है। ठीक है, चाहे आपने कुछ डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए कुछ यूज़ करने के लिए कहा है, आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो वो सर्विस है सारी की सारी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहे हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो वो भी सर्विस है। देखिए नाम में भी सर्विस है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट, अगर अनइनकॉर्पोरेट एसोसिएशन है और अपने मेंबर को कुछ भी दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपने सुना होगा कि मेंबर जो है कुछ अमाउंट एसोसिएशन में इन्वेस्ट करते हैं और एसोसिएशन क्या करता है, उसे कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, कुछ कम कीमत पे गुड्स प्रोवाइड करता है। तो वही बात है कि अगर अनइनकॉर्पोरेट एसोसिएशन है या फिर बॉडी है तो अपने मेंबर को केस तो रिसीव करता है। ठीक है, केस के बदले में कुछ भी प्रोवाइड कर रहा है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ठीक है, तो फिर उसे जो है सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि एक एसोसिएशन है जो अपने सप्लायर को एयर कंडीशनर प्रोवाइड कर रहा है बहुत ही कम कीमत पे, मतलब कि मार्केट में कीमत अच्छी खासी होगी, उससे थोड़ी सी कम कीमत पे जो है अपने मेंबर को जो है एयर कंडीशनर प्रोवाइड कर रहा है। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे सर्विस नहीं कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। देखिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये तो सर्विस है, लेकिन ये सर्विस नहीं है, इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो एज इट इज़ आपको यहाँ पे एग्जांपल जो भी अपने बुक में जो है उसे पढ़ लीजिए। देखिए आप जो क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि ये जो एग्जांपल है एज इट इज़ आते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम वगैरह चेंज होता है, बाकी एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में ही आपको ये देखने को मिलते हैं। तो पूरे के पूरे जीएसटी में एग्जांपल बिल्कुल मत छोड़िए, सारे के सारे एग्जांपल जो है वो अच्छे से रेफ़र कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो वापस आ जाते हैं सेक्शन 7 में। फर्स्ट पॉइंट हमने सप्लाई इंक्लूड जो भी है कर लिया, 1A कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट में ऐसी एक्टिविटीज़ है जो सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगी, मतलब कि उसे सप्लाई नहीं मान सकते। ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी है? देखिए सबसे पहले तो ए पॉइंट में आपको दे रखा है कि ऐसी एक्टिविटी ट्रांजेक्शन जो शेड्यूल 3 में दिए गए हैं, शेड्यूल 3 में जितनी भी एक्टिविटी ट्रांजेक्शन है उसे सप्लाई नहीं मानना है। और बी पॉइंट देखिए, शेड्यूल 3 तो बाद में देखते हैं, बी पॉइंट देखिए, अगर कोई सर्विस या एक्टिविटी कोई भी है ट्रांजेक्शन, अगर वो गवर्नमेंट ने करे, चाहे वो सेंट्रल है, स्टेट है, लोकल अथॉरिटी है, अगर गवर्नमेंट के ओर से है
तो उसे जो है सप्लाई नहीं माना जाएगा। मतलब कि गवर्नमेंट अगर कोई एक्टिविटी कर रही है, ट्रांजैक्शन कर रही है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो सप्लाई नहीं है। ठीक है, बी पॉइंट तो कंप्लीट हो चुका। वापस आ जाइए ए पॉइंट पे। ए पॉइंट में क्या बोला था कि एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन जो शेड्यूल 3 में है उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। शेड्यूल 3 में कौन कौन सी एक्टिविटी है वो देखते हैं। देखिए बहुत ही मुझे पता है कि कन्फ्यूज़न थोड़ा सा चैप्टर है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, लेकिन याद करते चलिए, 2-3 बार रिवीजन होगा, काम खत्म। शेड्यूल 1 में कौन कौन सी एक्टिविटी थी? जी हाँ, शेड्यूल 1 में जो विदाउट कंसिडरेशन थी, ऐसी एक्टिविटी जो विदाउट कंसिडरेशन भी हो रही है तो भी उसे क्या माना जाएगा? सप्लाई। हाँ जी, कौन कौन सी? 3 एक्टिविटी थी। कौन कौन सी? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ असेट। दूसरी कौन सी थी? हाँ, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। तीसरी कौन सी थी? हाँ जी, एजेंट और प्रिंसिपल। उसके बाद शेड्यूल 2 में कौन कौन सा था? हाँ जी, अभी अभी पढ़ा, ट्रांसफ़र, जो भी गुड्स ऑफ सर्विस और गुड्स ऑफ सॉरी सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स किसे कहते हैं, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ दे रखी है शेड्यूल 2 में। अब आइए शेड्यूल 3 में क्या क्या दे रखा है उसे पढ़ते हैं। देखिए शेड्यूल 3 में फर्स्ट पॉइंट है आपका, अगर एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, इन द रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर अगर कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा क्योंकि वही तो उसका काम है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, क्यों दे रहा है? सीधी सी बात है, उसे जो है कंसिडरेशन मिल रहा है। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे अगर कोई सर्विस दे रहा है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को तो उसे सप्लाई नहीं मानना है, याद रखिए मेरी बात। हाँ, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे अगर नहीं दे रहा है एम्प्लॉय, मतलब कि मान लीजिए एम्प्लॉयर के घर में कुछ लीकेज हो गया मान लीजिए, और एम्प्लॉय को वो काम आता है, वो घर पे आया, लीकेज ठीक करके चला गया, तो उसे तो सप्लाई मानना है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे जो भी एम्प्लॉयमेंट, जिसके लिए भी एम्प्लॉय को रखा गया है, जिस काम के लिए, तो वो सर्विस दे रहा है तो उसे जो है सप्लाई नहीं मानना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो एग्जांपल है आपके बुक में उसे पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे एग्जांपल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए दूसरा पॉइंट बहुत ही सिंपल है कि अगर सर्विस दे रहा है कोई कोर्ट, कोर्ट या फिर आपका है ट्रिब्यूनल, इन दोनों की जो सर्विस है उसे आपको जो है सप्लाई से बाहर रखना है, मतलब कि उसे सप्लाई नहीं मानना है, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल। उसके बाद देखिए मैंने ये पॉइंट तो डिस्कस आगे भी हो चुका है, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पंचायत है, जो भी है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये जो जितने भी लोग हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो उनकी जो सर्विस है उन्हें सप्लाई नहीं मानना है आपको। ठीक है, बेसिकली ये जो सारे नाम है वो आप याद रख लीजिए। ये नाम जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको पता भी होता है, ऐसे डेली बेसिस पे आप नाम सुनते आते हैं। तो इन सब के जो है कोई भी सर्विस, कोई भी एक्टिविटी है, ट्रांजैक्शन है, तो उसे सप्लाई नहीं मानना है। उसके बाद 4 पॉइंट देखिए, सर्विस है अगर फूरियल, बुरियल या फिर मोर्चुरी, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई सर्विस है तो उसे भी सप्लाई नहीं मानना है। और 5th पॉइंट तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, सेल ऑफ लैंड। देखिए कहाँ पे डिस्कस हुआ था? अभी अभी शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 2 में मैंने डिस्कस किया था, क्या याद है ना आपको? कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट। हाँ जी, ये वही बात है, मैंने वहाँ पे आपको बोला था, ये रिपीट हुआ है। देखिए कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट मिलने से पहले अगर आपको कंसिडरेशन रिसीव हुआ है तो उसे आपको जो है सप्लाई ऑफ क्या मानना है? हाँ जी, सर्विस। लेकिन उसके बाद अगर कोई भी कंसिडरेशन रिसीव हुआ है तो हाँ, सप्लाई ही नहीं मानना है। तो ये वही बात है, अगर कंसिडरेशन आपको जो है सर्टिफिकेट मिलने के बाद रिसीव हुआ है तो उसे सप्लाई नहीं मानना है। ये 5th पॉइंट ये है। ठीक है, जो आगे हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद 6th पॉइंट देखिए, एक्शनेबल क्लेम जो है उसे आपको जो है सप्लाई नहीं मानना है, जितने भी एक्शनेबल क्लेम है। लेकिन यहाँ पे 3 नाम ऐसे हैं जिसे आपको सप्लाई मानना है, उसके अलावा कोई भी एक्शनेबल क्लेम है उसे आपको जो है सप्लाई नहीं मानना है। कौन कौन से 3 नाम? देखिए लॉटरी है, बेटिंग है और गैम्बलिंग है। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो उसे आपको सप्लाई मानना है और जीएसटी चार्ज करना है। लेकिन इन तीनों के अलावा कोई भी एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है, तो उसे आपको जो है सप्लाई नहीं मानना है, जीएसटी चार्ज नहीं करना है। ये 6 पॉइंट है शेड्यूल 3 में, याद रखिए। शेड्यूल 1 में चलिए फिर से याद करते हैं, शेड्यूल 1 में कौन कौन सी है?
शेड्यूल 1 में हाँ जी विदाउट कंसिडरेशन कौन कितनी एक्टिविटीज़ थी, 3 एक्टिविटीज़। कौन कौन सी, परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ असेट। सेकंड कौन सा था, हाँ जी रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। तीसरा कौन सा था, हाँ जी प्रिंसिपल और एजेंट। शेड्यूल 2 में कौन कौन सी है, हाँ जी वो सर्विस किसे कहेंगे, गुड्स किसे कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स। कुछ 7-8 एक्टिविटीज़ थी, पता नहीं लेकिन उस एक्टिविटीज़ को पढ़ लेना। और शेड्यूल 3 में ये 6 एक्टिविटीज़, ठीक है। ये शेड्यूल 3 में क्या बेसिकली दे रखा है, जिसे हमें सप्लाई नहीं मानना है। शेड्यूल 1 में कौन सा था कि उसे सप्लाई मानना है चाहे विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों ना हो। और शेड्यूल 2 में क्या था, शेड्यूल 2 में ये एक्टिविटीज़ थी जिसे हमें सप्लाई मानना है या फिर गुड्स मानना है, उसका डिस्क्रिप्शन था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस हो चुका, सेकंड पॉइंट भी डिस्कस हो चुका। फर्स्ट पॉइंट में सप्लाई से रिलेटेड थी, सेकंड पॉइंट में जिसे सप्लाई नहीं मानना उनसे रिलेटेड था। अब थर्ड पॉइंट में क्या है, देखिए थर्ड पॉइंट में तो बहुत ही सिंपल है। थर्ड पॉइंट तो ये कहा है कि भैया जो गवर्नमेंट की अगर इच्छा होगी, मन में अगर इच्छा आ गई, मान लीजिए तो आपने जो शेड्यूल 2 में कुछ एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, ठीक है, ट्रांसफ़र को हम सर्विस मानते हैं। मान लीजिए बिल्डिंग है तो वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलने से पहले कंसिडरेशन मिला तो क्या मानेंगे, सर्विस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। उसके बाद अगर आपने गुड्स जो है परमानेंट ट्रांसफ़र किए तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, अगर गवर्नमेंट को मन हुआ, मतलब कि मन में ऐसे विचार आ गए कि भैया जो गुड्स है सप्लाई ऑफ गुड्स, उसे मुझे सप्लाई ऑफ सर्विस करना है, आज से ही कर दो भाई सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स आज से बंद, तो ये कर सकती है। लेकिन कब, अगर रिकमेंडेशन है काउंसिल की ओर से, ठीक है, तो नोटिफिकेशन देगी गवर्नमेंट कि आज से और अभी से जिसे हम ये जो कोई भी नाम देगा जिसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जा रहा था, उसे अब सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकती है कि जिसे अब तक सप्लाई ऑफ सर्विस माना जा रहा था उसे अब सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ऐसी नोटिफिकेशन दे सकती है, कब, काउंसिल की नोटिफिकेशन रिकमेंडेशन हो तब, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन से हमें पता चलता है। और इस चैप्टर के लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई किसे कहते हैं, मतलब कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसे समझिए, देखिए कंपोजिट सप्लाई किसे कहेंगे, जो नेचुरल बंडल है। मतलब कि आप मान लीजिए फ़ोन खरीदते हैं तो उसके साथ जो है चार्जर फ्री देते हैं। बेसिकली अभी तो नहीं देते, आईफोन वाले तो मतलब फ़ोन ही सिर्फ देते हैं, चार्जर भी हमें ख़रीदना पड़ता है, लेकिन वो नेचुरल बंडल है। भैया ये तो मान लिया जाता है कि फ़ोन आप खरीद रहे हैं तो उसके साथ चार्जर तो देना चाहिए, आप भी समझ रहे, ये नेचुरल बंडल, तो इसे कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। मतलब कि ऐसी कोई सप्लाई है जिसे साथ में लेना ही पड़ता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। लेकिन ऐसी कोई सप्लाई है जिसे साथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मान लीजिए कोई सब्जी खरीदने जा रहे हैं, आपने एप्पल खरीदा, सॉरी ये तो फ्रूट हो गया नहीं, हाँ चलिए फ्रूट की बात करते हैं। आप फ्रूट खरीदने जा रहे हैं, आप एप्पल खरीदा, उसके बाद बनाना, ठीक है। तो ये दोनों में ऐसा कोई कहीं पे लिखा है कि भाई आप एप्पल खरीद रहे हैं तो उसके साथ बनाना खरीदना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो ये नेचुरल बंडल नहीं है। तो जिसे जो नेचुरल बंडल नहीं है तो फिर उसे जो है मिक्स सप्लाई कहा जाएगा। बहुत ही सिंपल है, मतलब कि एक सप्लाई खरीद रहे हैं उसके साथ जो है दूसरी कोई भी सप्लाई है उसे खरीदना ज़रूरी है, तो कंपोजिट सप्लाई है। और दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, चाहे आप खरीदें ना खरीदें तो उसे मिक्स सप्लाई कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एग्जांपल वही दे रखा है, मोबाइल और चार्जर का, और यहाँ पे जो है सब्जी का कोई एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट अब आ रहा है कि भैया जीएसटी कैसे चार्ज होगा, मतलब कि टैक्स कैसे चार्ज होगा। तो देखिए कंपोजिट सप्लाई में तो जो मेन सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई, मोबाइल और चार्जर में प्रिंसिपल कौन है, भैया मोबाइल खरीद रहे हैं इसलिए तो चार्जर है, चार्जर लेके क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, मोबाइल। तो अगर आप फ़ोन खरीद रहे हैं तो फ़ोन जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई है, तो इस पर जो भी टैक्स लग रहा है उसे टैक्स रेट माना जाएगा। मतलब कि चार्जर का टैक्स रेट इंपॉर्टेंट नहीं, मोबाइल पे, फ़ोन पे जो भी है लगता है टैक्स, जो भी प्रिस्क्राइब है उस टाइम पे उसे आपको चार्ज करना है टैक्स, ठीक है। और मिक्स सप्लाई में कैसा होगा, मान लीजिए एप्पल खरीदा, बनाना खरीदा, ठीक है, चॉकलेट खरीद लिया आपने, बलून्स खरीद लिए,
तो इन सब में से जो हाईएस्ट टैक्स रेट होगा, सबका टैक्स रेट आपको देखना है कि एप्पल में कौन सा है, बनाना में कौन सा है, मतलब कि चॉकलेट में कौन सा है, ठीक है। और इनमें से हाईएस्ट टैक्स रेट जो भी है, मान लीजिए किसी पे 18% है, किसी पे 20 है, ऐसा होता नहीं है, इससे ज़्यादा तो, लेकिन मान लीजिए 18 है, किसी पे 20 है, किसी पे 25 है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, 25% तो 25% को आपको टैक्स रेट मान के चलना है, ठीक है। सब पे 25% टैक्स लगेगा। बहुत ही सिंपल है, मिक्स और कॉम्पोजिट सप्लाई। तो यहीं पे आपका जो है सप्लाई अंडर जीएसटी खत्म होता है। जितना भी पढ़ा है उसे ही पढ़िए, उसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए, ठीक है। रिवीजन खत्म होता है, तो इसे 2-3 बार देख लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं उसे ख़त्म कीजिए, और उसके बाद जो है टेस्ट योर नॉलेज, पीछे कुछ क्वेश्चन दे रखते हैं तो उसे ख़त्म कीजिए, ठीक है। अगर टेस्ट योर नॉलेज में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, तो उसका जो टेस्ट योर नॉलेज उससे अलग जो है वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा।